हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर सीरीज के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए एक टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यू कोल्ड वॉर, नया शीत युद्ध। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे यहाँ नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। यहाँ के इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान के चलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो राम सर की प्लेलिस्ट वहाँ पर है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लाइव क्लासेज जो है वो संतोष सर की अभी चल रही हैं, और जो जितनी रिकॉर्डेड हो गई हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इथिक्स हुई वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही विभिन्न सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर आप उनको रीच कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे वापस। ये जो न्यू कोल्ड वॉर है, नया शीत युद्ध है, जो टॉपिक आया उसके ऊपर बात करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। यदि आप देखेंगे जीएस पेपर 1 यानी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन जिस सेक्शन में हमारे यूपीएससी मेंस में होता है, उसी की यूनिट 5 भी हमसे कहती है विश्व का इतिहास 18वीं सदी के बाद। यानी अब जो 20वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमें देखा 19 के समय जो पूरा युद्ध वगैरह चले, शीत युद्ध के बारे में मुख्यतः बात की जा रही है, ये इस यूनिट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ही लिखा हुआ है, कुछ पॉलिटिकल फिलोसफीज ली हुई हैं, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सभी के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट के लिए पर्टिकुलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे अगर जीएस पेपर 2 उसमें जो आईआर वाला पोर्शन होता है उसमें लिखा है बायलैटरल एंड रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब एक ग्रुपिंग ही बन रही है, मुख्यतः नया जो टॉपिक लिखा गया है, जो रशिया है और जो नॉर्थ कोरिया है, ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ग्रुपिंग टाइप की बना रहे हैं। वो भी एक मतलब भारत के इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब भारत के इंटरेस्ट पर वो क्या कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, पूरे विश्व पे ही डालेगी, क्योंकि लेखक कह रहे हैं इसको एक न्यू कोल्ड वॉर के रूप में, एक नया शीत युद्ध बता रहे हैं। तो नया शीत युद्ध होगा तो पूरे विश्व पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है। देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है, क्या बात है, क्या मुद्दा है। यहाँ पे ये बताया गया है कि द सिक्योरिटी पैक्ट रीच्ड बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन इन प्योंगयांग, इन विच बोथ कंट्रीज promised म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ एग्रेशन। यहाँ बात की जा रही है किसी भी आक्रामक स्थिति में ये दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे, ये सिक्योरिटी पैक्ट इन्होंने आपस में कर लिया, इसीलिए ये चर्चा में भी चल रहा है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं रशिया और नॉर्थ अमेरिका। ये पूरी चर्चा का विषय है, ये बायलैटरल ग्रुपिंग के बारे में। यहाँ एडिटोरियल राइटर जो है इस पूरे वाक्य को न्यू कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग का मतलब रूप दे रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है। शीत युद्ध क्या होता है आगे इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, शॉर्ट में अभी समझते हैं, आगे की जो पूरी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर को आप समझिए, देखिए पहले समझते हैं, पहले वॉर क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। वॉर का मतलब है कि दो से अधिक पक्ष, दो या फिर उससे अधिक पक्ष आपस में लड़ाई करें, उसे हम वॉर कहते हैं। जब पूरा विश्व इस युद्ध में लग जाए, इस वॉर में लग जाए, तो उसे हम कह देते हैं विश्व युद्ध, जो कि दो हुए 1914 से 18 और 1939 से 1945, दो विश्व युद्ध हुए। और ऐसी स्थिति मान के चलिए, ये जो वर्ल्ड वॉर होता है उसमें क्या होता है, सशस्त्र रूप से दो पार्टियां आपस में लड़ लेती हैं तो वर्ल्ड वॉर का रूप दे देती हैं। लेकिन क्या होता है, इससे पृथक एक और युद्ध होता है जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो होती है, यानी सीधा टकराव तो होता ही है, लेकिन साथ साथ जो अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं, परोक्ष बोल सकते हैं, वो टकराव भी देखने को मिलता है। कैसे, जैसे आपने कभी कोई टीवी सीरियल देखे होंगे जिसमें कई बार दो पक्ष आपस में युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, कि एक की सेना यहाँ खड़ी हुई है, बाहुबली पिक्चर देखी होगी आपने, जिसमें एक की सेना यहाँ खड़ी है, एक की सेना यहाँ खड़ी है, वो आपस में लड़ रहे हैं, ये है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और फिर उसी में कोल्ड वॉर कैसे आ जाएगा कि बाद में आपने देखा होगा भल्लाल देव ने क्या क्या षड्यंत्र रचे बाहुबली के लिए, तो वो सब चीज़ें मतलब षड्यंत्र रचना, मतलब लड़ाई तो सीधी कर ही रहे हैं आप, साथ ही साथ कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जिससे आप एक दूसरे की विचारधारा से भी पृथक हो जाते हैं, तो वो कोल्ड वॉर के लिए आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये तो हमने समझने के लिए छोटा सा उदाहरण लिया, अब इसको इस संदर्भ में समझते हैं। मुख्यतः विश्व युद्ध हमारे यहाँ जो दो हुए हैं, पूरा विश्व दो गुटों में बटा था। मुख्यतः पहला विश्व युद्ध क्षेत्रीय लड़ाई थी, जगह की लड़ाई थी। विश्व युद्ध द्वितीय जो था वो जर्मनी के खिलाफ था, क्योंकि जर्मनी अपना इन्वेशन इतना शुरू कर दिया था हिटलर ने कि उस समय उसको रोकने के लिए एक ग्रुपिंग्स बन गई थी, और उसके कारण दो गुटों में बटकर लड़ाई शुरू हो गई थी। शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर, ये मुख्यतः दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। दो देश जो मुख्य थे वो विचारधाराओं के, वो कौन से थे, दो विचारधारा थी। एक विचारधारा थी कैपिटलिज्म, या फिर जिसे हम कहते हैं पूंजीवाद, दूसरी थी कम्युनलिज्म, या जिसे हम कहते हैं साम्यवाद।
कैपिटलिज्म क्या होता है, देखो पूंजीवाद, वाद कहीं पर भी आया शब्द इसका मतलब समझेंगे विचारधारा है। पूंजी मतलब पैसे, यानी पूंजीवाद यानी पैसों को केंद्र में रख के चलने वाली जो अर्थव्यवस्था होती है, उस विचारधारा को हम कहते हैं पूंजीवाद। और साम्यवाद, साम्य शब्द से समझ सकते हैं समाज, तो समाज को केंद्र में रख के चलने वाली जो व्यवस्था होती है वो होती है साम्यवाद। तो दो आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म। इसके प्रवर्तक देश थे, यूएसए था कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का था यूएसएसआर। यानी आज हम जिसे रशिया जानते हैं, पहले एक बहुत विशाल हुआ करता था, आज भी बहुत विशाल है लेकिन पहले और भी विशाल हुआ करता था। 15 गणराज्यों से बना हुआ था। उसमें से आज ही एक जो गणराज्य है रशिया जिसको हम जानते हैं, पहले 15 गणराज्यों से बना हुआ एक मतलब एक बहुत बड़ा संगठन था यूएसएसआर, जिसके नाम से हम जानते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म है, या शॉर्ट में हम इसे सोवियत संघ कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वो देखने को मिली है। उसी को हमने क्या कहा है, कोल्ड वॉर का नाम यहाँ पर दिया है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं, कोल्ड वॉर क्या है, क्या चर्चा है इसके बारे में पूरे कंटेक्स्ट में। यहाँ पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो दोनों मीडियम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका ओरिजिन देखते हैं, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का उदय हुआ, जब वैचारिक मतभेद और प्रतिस्पर्धा भू राजनीतिक हितों के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्धकालीन गठबंधन टूट गए। यानी कहने का अर्थ यह था कि विश्व युद्ध द्वितीय, आपने समझा होगा विश्व युद्ध द्वितीय कब से कब तक हुआ, 1939 से लेकर तो 1945 तक। इस युद्ध में, विश्व युद्ध द्वितीय में, अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर दोनों एक साथ जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। क्या हुआ कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही ये कोल्ड वॉर का एरा जो शुरू हुआ है, जिसका समय जो बताया जाता है, टाइम लाइन बताई जाती है 1945 से लेकर तो आगे 1991 तक। क्या हुआ कि जब से लड़ाई होना शुरू हो गई, ये तो दोनों एक दूसरे के पहले मित्र थे, अब ऐसी स्थिति में क्या हो गई, तो इसी में ही दिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद क्या हुआ, जो मेजर पावर्स थी कुछ तो हार गई, जैसे एक्सिस पावर में थी जर्मनी, जापान, इटली, ये तो हार ही गए, तो इनका तो विश्व में कोई वो बचा नहीं। जो एलाइड पावर्स थे यानी जो मित्र देश थे, जिसमें यूएसए था, यूएसएसआर था, रशिया था, यूएसए था, यूएसएसआर था, और जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, कनाडा था, ये सारे देश एलाइड पावर्स में थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुपिंग्स थे, चाहे वो ब्रिटेन हुआ जिसकी सबसे बड़ी नेवी मानी जाती थी, उसकी नेवी भी कमज़ोर हो गई विश्व युद्ध द्वितीय के बाद। फ्रांस, कनाडा, इनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। जो सबसे बड़ी दो पावर्स उभर के आई वो थी कोल्ड वॉर में, अमेरिका और सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, कंपटीशन होना शुरू हो गए। और कंपटीशन भी कैसे, वैचारिक। जो वैचारिक मतभेद होती है वो ज़्यादा भी और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, उनके बीच में वैचारिक मतभेद देखने को मिला। उसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। इसका ओरिजिन यहीं से होता है। कई कारण थे इसमें, हम जब स्टैटिकली हमने पढ़ा इसको डिटेल में, जब हमने देखा है कई ऐसे कारण थे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कई बार विवाद देखने को मिले थे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में आगे क्या हुआ, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। कैपिटलिज्म ने समझ लिया, कम्युनिज्म ने समझ लिया। तो यूएसए जो था ना, यूएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, वो कैपिटलिज्म का समर्थक था। उसी ने क्या करा, अपने एक गुट भी बना लिया जो कैपिटलिज्म को समर्थन करने वाले देश थे उनके। और कम्युनलिज्म क्या था, कम्युनलिज्म जो था वो जो सोवियत यूनियन था उसका प्रवर्तन, मतलब सोवियत यूनियन क्या करता था, कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। क्या लिखा हुआ है, अमेरिका ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवाद और एक पक्षीय राज्य की वकालत की। इस वैचारिक टकराव ने लगभग आधी सदी तक वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित किया। यानी कहने का अर्थ यही है कि इन दोनों की मतलब जो दोनों की वैचारिक मतभेद थे, इसके कारण ये जो युद्ध है वो देखने को मिला। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद क्या हुआ, ये देखने को मिला कि जो मेन जो सेंटर पॉइंट था विश्व युद्ध का वो क्या था, यूरोप। इस यूरोप में जो देश थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे, बहुत ज़्यादा इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, चरमरा गई थी। तो उसी समय इन दो देश जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं ने क्या करा, यहाँ पे था रशिया और यहाँ पर था यूएसए। सोवियत संघ को मैं अभी रशिया के नाम से कह रहा हूँ, आप समझिएगा, उस समय यूएसएसआर था। इस यूएसएसआर और इस यूएसए ने क्या करा, अपनी वैचारिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो इनके पास वाले देश थे, जैसे यूएसए था, उन्होंने ये जो वाला यूरोप था, यानी ये वाला यूरोप यानी वेस्ट यूरोप, इस वेस्ट यूरोप में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। और यूएसएसआर ने इसी श्रृंखला में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया ईस्ट यूरोप में, और अपने विचार मतलब जो अपने जो आइडियोलॉजी थी उसका प्रसार करने का प्रयास किया। अब इसके माध्यम से इनने, यूएसएसआर अभी ताकतवर है, तो यहाँ के देश जिनकी अर्थव्यवस्था खत्म हुई है वो मदद मांगने गए यूएसएसआर से, तो यूएसएसआर ने इनको मदद दी और अपना जो आइडियोलॉजी वो इनके ऊपर थोप दी। और यूएसए ने भी क्या करा, सेम काम करा,
इनकी मदद करने यहाँ पर गया। मार्शल प्लान मुख्यतः अमेरिका का नाम बोला जाता है जब वो वेस्ट यूरोप का हेल्प करने जाते हैं। उसमें जाकर इन्होंने क्या करा, वेस्ट यूरोप की हेल्प करी और कैपिटलिज्म जो था वहाँ पे प्रमोट करा। ये दोनों लड़ाई जो थी कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की इस प्रकार से थी। अर्ली टेंशन देखने को मिलते हैं 1945 से लेकर तो 1953 तक। जैसे अगर आप देखें बीच में 1948 से 1949। अब देखिए विश्व युद्ध द्वितीय में क्या हुआ, जर्मनी हार गया। तो अब जर्मनी हारा है तो जर्मनी को बांटेंगे। अब कौन मेन लीडर्स हैं, अब कौन बचे हैं, यूएसए और यूएसएसआर। तो इन्होंने क्या करा 1948 और 1949 के समय इनने इससे पहले ही 1948 से पहले ही ये तय कर लिया कि एक पार्ट क्या होगा जर्मनी का यूएसए का कंट्रोल में जाएगा और एक किसके कंट्रोल में जाएगा, यूएसएसआर की। ये उनके पास क्या हो गया, एक सेटलमेंट हो गया। लेकिन दिक्कत क्या देखने को मिल रही थी उस समय कि जो वेस्ट जर्मनी था, यानी जो ये वाला जर्मनी जो यूएसए की तरफ था, इसके वाले जो लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध होने लग गए। तो जो ईस्ट जर्मनी है यानी जो यूएसएसआर वाला पार्ट है उसके लोग माइग्रेट करने लग गए थे, कूद कूद के इस क्षेत्र में जाने लग गए थे। तो अपने लोगों को इधर जाने से रोकने के लिए यूएसएसआर ने यानी जो सोवियत संघ था उसने यहाँ पे एक ब्लॉकेड करवाया, एक बॉल बनवाई जिसको बोला जाता है बर्लिन वॉल या फिर बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से इसको ने जाना जाता है। ये हुआ जिसके माध्यम से देखने को मिला स्पष्ट तौर पर कि ये जो दो गुट हैं, ये दो देश हैं, आपस में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। और इसी के बाद 1949 में हम देखें तो नेटो की स्थापना हो जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसे कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन था जिसकी अंदर साइन करने वाले देशों के पास एक शर्त थी, यदि आप नेटो के सदस्य हैं और कोई भी व्यक्ति इन सदस्य देशों में से किसी भी एक पर आक्रमण करता है, जैसे मान के चलो सोवियत संघ कर देता है अमेरिका पे, तो इन सभी देश मिलकर क्या करेंगे, इस देश के समर्थन में इस देश से लड़ेंगे, सोवियत संघ से लड़ेंगे अमेरिका के समर्थन में। ये सैन्य संगठन की स्थापना करता है अमेरिका। अब आर्थिक सहयोग कर दिया था कई लोगों का, कई देशों का, अब उनको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी इस क्षेत्र में नेटो में शामिल होना पड़ा। अब इसी के रिस्पॉन्स में क्या करा, जो सोवियत संघ था उन्होंने 1955 में 1955 में अपना सैन्य संगठन बना लिया, जैसे हम जानते हैं वॉर्सो पैक्ट के नाम से। और इसमें भी सेम टू सेम ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। आगे देखते हैं, उसमें लिखा है हाईलाइटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके बाद आगे का टाइमलाइन आती है 1953 से लेकर तो 62 तक का। 1953 में अगर देखें 1950 से लेकर 1953 तक यहाँ पे कोरिया की लड़ाई चलती है, जो कोरिया है ना उसकी लड़ाई चलती है। इसमें भी इन दोनों देशों ने क्या करा, अपना अपना फ़ायदा देखा। इस लड़ाई में भी अमेरिका और यूएसएसआर ने अपना हस्तक्षेप दिखाया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिससे कहा जाता है कि यदि ये ज़्यादा आगे बढ़ जाती तो क्या होता है, विश्व युद्ध तृतीय का रूप ले लेती है। इसमें भी हमको देखने को मिला डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका और यूएसएसआर का, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। हालांकि लड़ाई सीधी नहीं हो पाई, कुछ ही समय में मामला सेटल हो गया और वापस में इनकी जो सेना थी एक दूसरे की वापस चली गई। लेकिन ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था क्यूबा वाले देश के संदर्भ में, ये भी एक ये जो हाईलाइटेड कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। और आगे देखें तो डिटेंट, यानी अब ये एक समय टाइमलाइन आती है 1963 से लेकर तो 1979 तक। ये समय वो होता है जब इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं थोड़े ठंडे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं वो थोड़ी ठंडी देखने को मिलती है, लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, यही कह सकते हैं हम। लेकिन वापस से टेंशन शुरू हो जाते हैं 1979 से लेकर तो 1985 के तौर पर। अब कैसे, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अपना इन्वेशन कर दिया, यानी अपना आक्रमण कर दिया। अब इसी कारण से क्या हुआ, जो अमेरिका था उसको नाराज़गी हुई और उसने दोनों के बीच में टकराव फिर होना शुरू हो गया। ये स्थिति देखने को मिली भाई। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है कोल्ड वॉर का एंड, यानी ये पूरा टाइमलाइन चली, अलग अलग चीज़ें हुई, युद्ध हुआ और कोल्ड वॉर का अंत होता है 1985 से 1991 तक का। 1985 में एक व्यक्ति हैं जो सोवियत संघ की कमान संभालते हैं, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, जो हिंदी में भी यहाँ लिखा होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अब ये क्या करते हैं, यूएसएसआर के अंदर जो सोवियत संघ है उसके अंदर कुछ सुधार लेकर आते हैं। सुधार किस लिए सुधार हुआ, इसका मतलब कोई तो समस्या होगी। वो समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि सोवियत संघ के अंदर टोटल 15 गणराज्य थे, 15 रिपब्लिक्स थे, यानी 15 अलग अलग क्या थे, 15 अलग अलग देश थे जो आपस में मिलकर इसमें सोवियत संघ के सदस्य थे। लेकिन इसके अंदर इतने सारे देशों के होने के बावजूद जो रशियन रिपब्लिक था, यानी रशिया जो गणराज्य था, इसका ही प्रभुत्व इन सभी के ऊपर देखने को मिलता था। अब इसके कारण जो पास वाले जो ग्रुपिंग्स थे वो क्या थे, इनसे खफा थे, इससे नाराज थे रशिया से। अब इन सब चीज़ों को समाधान लेने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं, बहुत सारे समाधान, ये मैंने केवल एक समस्या आपको बताई है, बहुत सारी समस्याएं थी, इनके ऊपर सुधार लेकर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और इन्हीं के शासन काल में ही जैसे ये बनते हैं, कुछ समाधान लेकर आते हैं। उसमें एक समाधान ये भी होता है कि अब हम आपके उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी के 14 गणराज्यों से इन्होंने कहा कि हम आपके मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप अपने मामले संभालिए। उसके बाद ही देखने को मिलता है इनका विघटन और सोवियत संघ 1991 तक
ये डिक्लेयर हो जाता है कि जो 15 गणराज्यों का बड़ा ये देश बना था, एक बड़ा राष्ट्र बना था, अब विघटित होकर केवल एक गणराज्य का रह गया है, जो रशिया, हम जिसके नाम से आज जानते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मिखेल गोर्बाचेव ने कई ऐसे सुधार लेकर आए। इनका नाम था, एक तो था ये ग्लासनोस्ट, और एक नाम चलता है पेरेस्ट्रोइका, है ना, पेरेस्ट्रोइका। तो इसके नाम से चलता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी इन सब प्रकार के जो समाधान है वो लेकर आए। अंत में 1991 में क्या देखने को मिला, इसका विघटन देखने को मिला और सोवियत संघ का विघटन हो गया। दो लड़ाई थी, अमेरिका की, सोवियत संघ की, एक खत्म हो गया, अब अमेरिका बचा, तो अमेरिका का ही वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को अब हमको मिलने लग गया। पूरा कंटेंट इसके बारे में मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको डिटेल में ऑफलाइन क्लास में पूरा पढ़ा है ना, और ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबे समय में कंप्लीट हुआ था, हम बस इसको शॉर्ट में ग्लिम्स समझ रहे हैं, इसलिए इसमें हम इतना शॉर्ट में लिख रहे हैं। लेकिन कंटेंट पूरा आपके पास मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ध्यान से इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ की पॉइंट्स, यानी कि हाइलाइट्स, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली भाई। न्यूक्लियर आर्म रेस, अब अमेरिका अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता था तो जो सोवियत संघ है वो भी अपना बनाने लग गया। प्रॉक्सी वॉर, आपस में नहीं लड़ते थे, लेकिन इनके साथ वाले जो देश हैं, जैसे मान के चलो वॉर्सो पैक्ट वाले देश हैं या नेटो वाले जो देश हैं, उनके बीच में लड़ाइयों को भड़का देते थे। या फिर बोल सकते थे जो देश रशिया के समर्थन देश के साथ लड़ता था तो अमेरिका क्या करता था, उन्हें वेपन्स दे देता था, हथियार दे देता था। तो इन प्रकार से प्रॉक्सी वॉर इन्होंने लड़ी, यानी खुद की वॉर नहीं लड़ी, दूसरे जो देश है, मतलब बोलते हैं ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना वाला काम इन्होंने करा। नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है जासूसी, यानी एस्पियोनेज और इंटेलिजेंस, इसका काम किया, एक दूसरे के ऊपर वो करवाई। जैसे जो लिखा हुआ है CIA, इसके माध्यम से KGB, इनके माध्यम से इन्होंने क्या करा, इनकी इंटेलिजेंस संस्थान इनके एक दूसरे के ऊपर जासूसी करवाई। ये सब चीज़ें देखने को मिली इसमें, ये इसका की हाईलाइट था। और जो लिखा हुआ है प्रोपोगेंडा और कल्चरल कंपटीशन, अब क्या हुआ देखो, एक कारण बताते हैं अमेरिका का सोवियत संघ पे जीत का। सबसे बड़ा कारण था उसका कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कल्चरल, इसका जो एक प्रभुत्व अमेरिका का था। अब आज आप वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो, अमीर होकर क्या करना चाहते हो, बोलेगा गाड़ी चाहिए, है ना, कोई अच्छी नौकरी चाहिए, ये चाहिए। ये सारे जो ड्रीम है वो 19वीं सदी के अमेरिका के ड्रीम है, यानी 19वीं सदी में जो जो अमेरिका में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आज विश्व में हर व्यक्ति क्या है, उन सब चीज़ों तक पहुँचना चाहता है। तो जो सोवियत संघ के अंदर रहने वाले लोग थे वो भी गहनता से बहुत मतलब बहुत डीपली क्या थे, इन सब चीज़ों से प्रभावित थे। इस कारण से भी जो अंदर से जो सोवियत संघ था वो खोखला होता चला गया कल्चरली। अब डोमिनोस और ये सारी जो मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां थी अमेरिका में, अब सोवियत संघ था अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखने वाला, तो इन सब सुविधाओं का लाभ इनके यहाँ के जो पीपल थे, पर्सन थे, उनको नहीं मिल पाता था। तो एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी देखने को मिलता था, एक दूसरे के ऊपर प्रोपेगेंडा ही चलाते थे, कल्चरल चाहते थे कि हमारा कल्चर तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ये सब चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती थी। अब देखें ग्लोबल इम्पैक्ट की, इस लड़ाई का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ, जर्मनी का डिवीज़न, जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ गया, जो मैंने बताया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। जो बर्लिन वॉल थी उसका कंस्ट्रक्शन होना देखने को मिला। इम्पैक्ट ऑन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, जो भी देश अब शीत युद्ध के दौरान इंडिपेंडेंट हुए थे, उसमें एक देश भारत भी था। उसमें जो भारत आज़ाद हुआ, या मान के चलिए जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे, उनके ऊपर एक दबाव था, या तो वो अमेरिका के साइड हो जाएं या तो वो रशिया के साइड हो जाएं। ये दबाव भी दूसरे देशों के ऊपर देखने को मिला था, जो कि भारत को भी देखने को मिला। लेकिन भारत ने इन दोनों देशों के साथ में ना जाते हुए एक तीसरा अपना वो बनाया, इसको बुलाया था नेम, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी पूरे विश्व को एक तीसरा मौका दिया कि आप इन दोनों चीज़ों में ना जाते हुए नेम में आ सकते हैं, जिसमें आप दोनों की तरफ ना जाते हुए गुट निरपेक्ष रह सकते हैं। तो ये भारत भी इसका प्रवर्तक था, 5 मुख्यतः देशों ने मिलकर बनाया था, उसमें भारत भी एक सदस्य देश था। फाउंडेशनल जो नेम की रखी थी उसमें थी। और नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन न्यूली इंडिपेंडेंस देख लिया हमने। फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, जो मिलिट्री अलायंसेस देखने को मिली, अमेरिका की नेटो और जो सोवियत संघ की वॉर्सो पैक्ट थी, 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया गया और 1949 में नेटो की स्थापना हुई। हिंदी में इसी को आगे लिखा हुआ, वैश्विक प्रभाव इसका क्या था। आगे देखते हैं लेगेसी। अब आगे इसकी मतलब विरासत क्या देखने को मिली, विरासत देखने को मिली पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। अब देखने को मिला कुछ देश जो थे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था उसका वर्चस्व बन गया है, सोवियत संघ हार गया है, अब अमेरिका बच गया है। तो अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश, यानी अब न्यूली इंडिपेंडेंट आप किसे बोल रहा हूँ, सोवियत संघ से निकलने वाले जो देश हैं, अब उनको क्या है, अमेरिका का साथ लेना पड़ा है। और वो अब क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक बन रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक बन रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को क्या लेके आ रहे हैं, कैपिटलिज्म में लेकर आ रहे हैं, जो आगे इकोनॉमिक चेंजेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यही समझाया गया है। तो अब जो नई क्या है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुआ, जो देश थे वो अपना अलाइनमेंट पॉलिटिकली जो है ना, यूएसए या यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग करने लग गए। और नेक्स्ट क्या है,
कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस। अब क्या हुआ, मैनी करंट इंटरनेशनल इश्यूज देखे अगर अपन कि अभी वर्तमान में कई ऐसे मामले होते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है जो हम चर्चा में देख रहे हैं, इसका बैकड्रॉप हम देख सकते हैं काय का बैकड्रॉप देख सकते हैं कोल्ड वॉर का ही। कोल्ड वॉर में तो जो रशिया था वो विवाद में था अमेरिका के, आज भी देखने को मिल रहा है। तो कई जो मामले होते हैं वो इंटरनेशनली आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं इसी के बैकड्रॉप में, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं, टॉपिक में मुख्यतः हमको जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। कोल्ड वॉर के बारे में हमने संक्षिप्त में इसमें जान लिया, ठीक है। तो मुख्यतः क्या है, आज वर्तमान में हमें इंपॉर्टेंट समझना ये है कि अमेरिका का भी वर्चस्व चलता है 1991 1991 के बाद उसका वर्चस्व देखने को मिलता है, और ये वर्चस्व भी धीरे धीरे जाकर क्या होता है, समाप्त होता है। और आज हमारा देश जो है वो, हमारा जो विश्व है वो मल्टीपोलर देखने को मिलता है, यानी अलग अलग देश अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग विकास कर रहे हैं। जैसे भारत है वो अपने स्थिति में सर्वोच्च पे है, जापान है वो भी बढ़िया चल रहा है, अमेरिका भी बढ़िया है, चाइना भी अपनी स्थिति बनाया हुआ है, सोवियत संघ भी अपनी सोवियत संघ तो अब नहीं है, रशिया जो है वो भी अपनी स्थिति बनाया हुआ है, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, वो भी अपनी स्थिति बनाया हुआ है। तो अलग अलग देश आज अपने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना जो है वो कर रहे हैं 1991 के बाद। तो ये चीज़ हमने समझी, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझा। अब आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछे कि सोवियत जो कोल्ड वॉर था उसका इम्पैक्ट क्या था, तो जो की हाईलाइट्स है वो आप बता सकते हैं, है ना। जो कंटेंट आपको पूरी तरीके से उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर इस कंटेंट को आप रीच करना चाहते हैं, इस पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप आदर्श परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस QR कोड को भी स्कैन करके आप इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं उसकी भी PDF यहाँ पर डाल दी जाती है, तो आप इसको रीच कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस से संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो निशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस हेल्प में, मतलब जो नंबर है इस पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, निशुल्क कोचिंग क्लासेस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की चर्चा की समाप्ति करेंगे थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के कथन से, जो कि है मदद उनको मिलती है जो लड़ते हैं, क्योंकि हारते घोड़े पर कोई भी दाव नहीं लगाता है ना। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको किसी से मदद चाहिए तो आपको अपने एफर्ट्स करना आवश्यक होंगे, मदद भी उनको मिलती है जो खुद की मदद करते हैं। तो यही स्थिति है, आप सभी को समझना है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। इससे संबंध में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपका इसमें कोई राय हो कि सर अपन इसको यहाँ से भी तो लिंक कर सकते हैं, हम इसको इस क्वेश्चन में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द।